चलिए हम लोग शुरू करते हैं। रोहन, आप अपना बैकग्राउंड बता के स्टार्ट करिए। ओके सर, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ओके। एंड हाँ जी। एंड अभी आरबीआई की प्रिपरेशन शुरू करी है, अभी 1 मंथ हुआ है। तो इसमें मेरा एक डाउट था, एक्चुअली मेरा ना ईएसआई स्टैटिक को लेके है। सो जैसे मैंने अभी सिलेबस कवर करना शुरू करा था, तो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट कुछ हद तक हो गया है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 80% सिलेबस। तो जो इसमें ईएसआई का जब मैं उठा रहा था ना, तो मेरे को उसमें पूछना था कि मतलब ऑब्जेक्टिव बेसिस पे तो ठीक है, स्कीम्स वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। जो स्टैटिक वाला पोर्शन रहता है ईएसआई का, वो कितना मतलब फ्रूटफुल है, मतलब किस लेवल तक का करना फ्रूटफुल है, ऐसा। अच्छा, तो देखो ईएसआई, देखो तीनों पेपर में सबसे डिफिकल्ट पेपर ईएसआई का ही है, मान के चलो आप। हाँ जी। क्योंकि काफी डाइवर्स हो जाते हैं उसके सोर्सेस, कहीं भी एक जगह पे आपको मिलेंगे नहीं। तो उसमें जी एफर्ट थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। दूसरा, आपने बजट और इकोनॉमिक सर्वे का देखा, हाइलाइट्स? जी जी जी। तो उनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि वहां से जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, बट उसमें से ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो बजट और हाईलाइट को तो अच्छे से कर लेना। बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों अच्छे से ठीक है। करने हैं। उसके बाद जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, लाइक लास्ट ईयर भी मैं इंटरव्यू में अपीयर हुआ था, वो तो रह गया था, जी इस बार तो 2022 में हो गया। तो 2 साल का मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ईएसआई में जो स्टैटिक के क्वेश्चंस हैं उनका वेटेज थोड़ा मतलब कम रहता है, और करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस रहता है क्वेश्चंस का। तो आप करंट ठीक है। अफेयर्स को अभी आप बताइए, करंट अफेयर्स में कौन से सोर्सेज फॉलो कर रहे सर मैंने इसमें अभी कैसे करा था, दिसंबर से मैंने उठाना शुरू करा है, एंड मैंने क्रैक ग्रेड भी कर लिया है। तो हैं? ओके। उनका जो पीआईबी कंपाइलेशन है, और एक ईएसआई न्यूज़पेपर करंट अफेयर करके एक है उनका, एक वो ओके, मतलब अभी ये दो सही कर रहा था, बाकी मतलब दिसंबर का अभी उठाया है। तो डेली नहीं करते आप करंट अफेयर्स? नहीं सर, मैंने मतलब वैसे मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ता हूँ, सो इंडियन एक्सप्रेस और वो, बट ऐसे मतलब नोट्स वगैरह या बेसिकली वो आदत है पढ़ने की, लोग तो इसलिए पढ़ी है, पढ़ता हूँ। बट ऐसे अभी चलिए। वैसे तो नहीं है। मतलब मेरा ये था एक बार स्टैटिक हो जाए, एंड प्लस मेरे को सर मतलब ऐसे रटना ज्यादा मुश्किल लगता है। तो हम्म। मैंने ये सोचा था कि थोड़ा लास्ट में करूंगा तो याद भी रहेगा, इसलिए। ठीक है, तो आप करंट अफेयर जो फॉलो कर रहे हैं वही कोई सा भी सोर्स, फॉर एग्जांपल कुछ लोग अड्डा 247 का करते हैं, कुछ क्लाउड अफेयर्स का करते हैं। अगर आप ग्रेड बी का कर रहे हो तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इंश्योर कर लेना कि आप उस सोर्स को कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज कर ही लो, अदरवाइज वो कोई यूज नहीं आएगा एग्जाम में। और ठीक है। एग्जाम्स एग्जाम्स में जो मतलब पहले क्या होता था 2018 तक, कि हाँ जी। सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, तो वो फटाफट क्वेश्चंस हो जाते थे। अब ये है कि क्वेश्चंस काफी लेंथी हो गए, मतलब एक ही क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट होंगे, तो पढ़ने में काफी टाइम लग जाता है। अगर आपने रिवाइज कर रखा होगा तभी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज वहाँ क्या है कि 80 क्वेश्चंस, टाइम फटाफट हो जाता है। तो आप उनको रिवाइज कर लेना। और दूसरा, अगर आप करंट अफेयर्स की बात हो गई, इकोनॉमिक सर्वे और बजट हो गया, अब जब आप सिलेबस देखोगे तो उसमें कुछ हम्म। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 से, मतलब जस्ट 3 4 एग्जांपल दे देता हूँ, उन चीजों पे थोड़ा फोकस कर लेना कि 1991 से जो रिफॉर्म्स हुए हैं उन पे एक तो ध्यान दे लेना। और 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस है, उस पे थोड़ा ध्यान दे लेना। अ, और जो वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट रिलेटेड जो भी न्यूज अगर आती है करंट अफेयर्स में, उन पे थोड़ा सा फोकस रखना। तो अभी आप एडिटोरियल वगैरह तो रीड कर नहीं रहोगे? नहीं सर, एडिटोरियल तो मैं करता हूँ, मतलब वो उसकी आदत है। ओके, तो वो भी एक एडिटोरियल पढ़ना, रीड मत करना जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक उस हैबिट को छोड़ना मत। तो ईएसआई में ठीक है सर। यही सब काम आने वाला है। तो थोड़ा सा ठीक है। मतलब स्टेटिक ठीक है, ऑब्जेक्टिव पे आपका फोकस है वो भी ठीक है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव पे भी थोड़ा सा ध्यान रखो। हम्म। मतलब एनालिटिकल स्किल्स उसमें होनी चाहिए। फाइनेंस और मैनेजमेंट में ये होता है कि स्टेटिक से क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम फटाफट कर देते हैं। यहाँ थोड़ा सा डायनेमिक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको समझने में ही काफी टाइम लग जाता है। तो अगर आपकी वो प्रैक्टिस रहेगी तभी आप वहाँ पे लिख पाओगे, अदरवाइज फिर क्या होता है कि एग्जाम हो जाता है और एग्जाम के बाद फिर हम वही एनालाइज करते हैं कि यार मेरा 400 वाले में 200 वर्ड्स रह गया, 600 में 400 रह गया। तो मतलब वो वर्ड लिमिट कम रह जाती है अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो आप अभी से, मैं कह रहा हूँ कि ईएसआई के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उनको जी। थोड़ा सा टाइप करना, थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। जो भी आप डेली पढ़ रहे हो आप उन पे भी टाइप कर सकते हो, ऐसा नहीं है आपको अलग से क्वेश्चंस लेना है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एडिटोरियल रीड कर रहे हो तो उस पर क्वेश्चन फ्रेम करके आप उसको टाइप कर लो, कोई इशू नहीं है। तो ये सही में ठीक है। प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा लगती है, एफर्ट थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है सर। और सर मतलब ये कि टाइपिंग डिस्क्रिप्टिव का ही था, सो ये जब मैंने अभी शुरू ही करा, मतलब ज्यादा तो नहीं कर पाया, अभी दो तीन आंसर ही लिखे थे। तो मेरे को ओके। दो जगह अपनी गलतियां मिली थी। एक तो मेरे को ये था कि ना टाइपिंग मिस्टेक्स हो रही है, एंड सेकंड ओके। ये था मतलब जब मैं अपनी स्पीड देख रहा था, अगर मैं मतलब स्पीड कम करता हूँ तो टाइपिंग मिस्टेक कम हो जाती है। बट फिर वो ओके। स्पीड कम करने से जो 400 वाला क्वेश्चन जो था ना, वो मेरा अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स में हो रहा है। वो ओके। भी मतलब तब जब मेरे को आइडिया है क्या लिखना है, मतलब एक बार आंसर फ्रेम कर लिया तो ऐसे 15 to 20 मिनट्स ले रहा है। तो मेरे को एक ये हाँ। पूछना था कि मतलब जैसे वहां पे किस तरह रहता है, हमारे पास दो 600 वर्ड्स वाले और दो 400 वाले, तो हम्म। उस टाइम में मतलब कितना लिखना चाहिए, मतलब अभी से ही वैसे ही आदत डालो फिर इस अकॉर्डिंग पूछ रहा था मैं कि मतलब हम्म। किस वर्ड लिमिट तक का मतलब इतना है कि ठीक है, क्योंकि मतलब मेरे को यही लगा कि मैं कम कंटेंट लिखूंगा फो एक बार को, फिर बेटर रहेगा उससे कि टाइपिंग मिस्टेक ज्यादा हो। मतलब अगर वो इम्प्रूव हो गया तो वेल एंड गुड है, बट तो ऐसा एनी सोचा था। रफ आइडिया कि अभी आप 1 मिनट में कितने वर्ड्स टाइप कर पा रहे हो, लाइक 20-22 वर्ड्स पर मिनट, एनी आइडिया? वैसे सर हो जाता है, मतलब 25 तो हो जाता है, हाँ। हाँ, तो मोर देन सफिशियंट है। मेरी जो स्पीड थी, मैं 20 वर्ड्स पर मिनट टाइप करता था, तो आप 25 की जगह अगर इसको 22 भी लेके आते हो तो ऑफकोर्स आपका टाइपिंग स्पीड स्लो होगा, लेकिन उसका जी एडवांटेज ये रहेगा कि जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो आपकी कम हो जाएगी। तो जो कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, अगर आप 20 वर्ड्स या 20 वर्ड, 18, 20 या 22 वर्ड्स पर मिनट टाइप कर रहे हो तो एग्जाम की रिक्वायरमेंट के लिए सफिशियंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 20 मिनट्स में एक जो 10 नंबर वाला क्वेश्चन है, 400 जी। वर्ड्स जिसमें टाइप करने होते हैं, अगर आप उसमें हम्म, 20 मिनट में 20 वर्ड्स टाइप कर रहे हो तो आपका 400 तो वैसे ही हो जा रहा है। जी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 20 मिनट्स में दो क्वेश्चन करोगे, 40 मिनट्स हो जाएंगे। और 15 15 वालों को अगर 25 मिनट्स में करोगे तो 50 मिनट्स उसमें हो जाएंगे, तो एग्जाम तो 90 मिनट्स का ही होता है। जी। जी। तो बट समझ से रहे हो फिर आप? मतलब वो एक बार उसे मतलब एक बार प्रूफ रीड करना, और वो उसमें भी थोड़ा मतलब हाँ तो इसमें वो, आर्ग्यू करना और वो सब। हाँ तो आप वो 25 वर्ड्स की जगह उसको थोड़ा सा कम करो, क्योंकि वहां पे 400 वर्ड्स वाले में एक मैं ब्रीफ आउटलाइन आउटलाइन सबको दे देता हूँ कि 400 वर्ड्स वाले दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और 600 वर्ड्स वाले दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो पूरी वर्ड लिमिट कोई भी नहीं कर पाता है। तो एक फैक्ट ध्यान में रखो कि आपको 80% तक जाना है, जो वर्ड लिमिट डिफाइन कर रखी है, अगर आप उसका 80% तक लिख पा रहे हो तो मोर देन हम्म, सफिशियंट। फॉर एग्जाम्पल 400 वाले में अगर आप 300 और 320 तक जा रहे हो तो वो काफी अच्छा वर्ड लिमिट माना जाएगा, अगर आप उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हो। और 600 वर्ड्स वाले में भी यही है कि आप 480 और 500 तक टाइप कर पा रहे हो तो काफी है। आपको ऐसा नहीं है कि 400 में पूरा ही 400 लिखना और 600 वाले में 600 लिखना है। तो अप्रोक्सीमेटली अराउंड जो 2000 वर्ड्स का वर्ड लिमिट है उसमें अगर आप 1550 या 1600 से पूरा अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो इनफ है आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है सर। ठीक है, एंड एक लास्ट और था सर, मतलब वो फेज 1 के रिगार्डिंग है। सो ओके। मतलब मेरा ना क्वांट और रीजनिंग, क्योंकि मतलब सीए कोर्स में नहीं रहता, तो मतलब +2 के बाद से नहीं करी, एंड ये फर्स्ट टाइम ही ऐसा होगा किसी कंपेरेटिव एग्जाम के लिए। तो अभी मैंने क्वांट और रीजनिंग का किस तरह करा था कि बेसिकली यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख के कि एक बेसिक आइडिया लग जाए, मतलब क्योंकि वो कॉन्सेप्ट एक बार याद आ जाए, थोड़ी ट्रिक्स का आइडिया लग जाए। तो अभी वैसे शुरू करा है। अभी मेरे को इसमें गाइडेंस चाहिए थी कि आगे किस तरह करूँ, मतलब कहाँ से क्वेश्चंस उठाऊं, एंड कि मतलब बेसिकली इतना ही हो जाए कि क्लियर करने के लिए चाहिए जैसे ये तो जी। एक तो उसका आइडिया। हम्म, देखो क्वांट और रीजनिंग का लेवल भी काफी हाई हो गया है अभी। जो हम अदर बैंक के एग्जाम्स का देखें, फॉर एग्जांपल आईबीपीएस पीओ के एग्जाम्स होते हैं, एसबीआई पीओ के एग्जाम होते हैं, तो उनमें मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो लोग हम जनरली यूट्यूब से या टेस्ट सीरीज वगैरह से सोल्व कर लेते हैं। लेकिन आरबीआई में क्या हुआ है कि कई ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो काफी टैलेंटेड और काफी ब्रिलियंट है, काफी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब उनका ओवरऑल कट, लेकिन वो क्वांट या रीजनिंग के कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते। तो उसके लिए जरूरी यही है कि आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? एक बार को आप बेसिक्स तो यूट्यूब से कवर कर लो, जैसे आप बोल रहे हो कि मैंने फ्री वीडियोस जी। देखना स्टार्ट किया है। तो क्वांट में हो गया जैसे सिंप्लीफिकेशन, डीआई, इस तरीके की चीजें आप पहले क्लियर कर लो। और कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही पड़ेंगे, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट वाला टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब चीजें आप बेसिक पहले कवर कर लो। और उसी तरीके से रीजनिंग में भी करना आपको। फॉर एग्जांपल कुछ पजल सोल्व कर ली, सीटिंग अरेंजमेंट और जो होता है इनइक्वालिटी टाइप के क्वेश्चंस। कहने का मतलब है आप तीन चार बेसिक्स
दोनों में, क्वांट और रीजनिंग में पहले यूट्यूब से प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, फॉर एग्जांपल स्मार्ट कीडा या टेस्ट बुक है। उसमें क्या रहता है कि वो सेक्शन वाइज टेस्ट दे के रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई एक टॉपिक में आपको दिक्कत आई है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पजल ही सोल्व करना है तो आप पजल का टेस्ट उसमें लगा सकते हो। अगर आपको खाली सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करनी है तो सिंप्लीफिकेशन का आप सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो। उसी तरीके से डीआई की आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप डीआई का सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो। तो क्या थोड़ा सा टाइम लेती है चीजें, पहले आप यूट्यूब से अपने बेसिक्स क्लियर करो, उसके बाद सेक्शनल वाइज टेस्ट आप अटेम्प्ट करो, और जब आपको एक लगे कि हाँ अब मेरा मतलब इसमें लग जाएगा आपको महीना 1.5 महीना लगभग, और जब जी। आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब मैं तैयार हूँ या अब मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, तो फिर आप फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है सर। तो कहने इसमें एक एडवाइस यही रहेगी कि जो यूजुअल क्वेश्चन जो बैंकिंग में पूछे जाते हैं, आप उससे एक लेवल अप वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब पे भी देख रहे हो या कोई टेस्ट वगैरह लगा रहे हो, तो उसमें पीओ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आप ट्राई करो, क्योंकि अगर वहां पे एडवांस क्वेश्चंस आएंगे तो आप फंस जाओगे। तो पहले से एडवांस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके चलना। जी। ठीक है सर। ओके। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके। हाँ जी, आप में से कोई भी हैंड रेज करके क्वेश्चंस पूछ सकता है। Vivo V2117, एक आपने हैंड रेज किया, उससे पहले एक सौरभ ने चैट में एक क्वेरी डाली है कि व्हाट शुड बी द सीक्वेंस टू सोल्व डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश टू कंज्यूम लेस टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम। सौरभ आप अनम्यूट करेंगे? आई थिंक सौरभ कनेक्टेड नहीं है। तो उनकी जो क्वेरी थी कि इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव को सोल्व करने के लिए क्या करेक्ट सीक्वेंस रहता है, देखो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है। कुछ लोग होते हैं जो पैराग्राफ बेस्ड या कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं। ओके, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का इन्होंने पूछा है। तीन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में 3 क्वेश्चन आते हैं। अ, एक आपका प्रिसाइज रहेगा, दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड, और एक ऐसे रहता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप ऐसे में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तो आप उसको पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, ताकि आपका बाद में जो प्रिसाइज राइटिंग है वो कम वर्ड का रहता है, और पैराग्राफ बेस्ड का क्वेश्चन पैराग्राफ में से ही लिखना होता है, तो वो ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है। तो वो आपके कंफर्ट लेवल पे, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है। जब मैं था तो मैं ऐसे पहले अटेम्प्ट कर लेता था, उसके बाद प्रिसाइज और कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चंस को बाद में अटेम्प्ट करता था। अगर आप प्रिसाइज और कॉम्प्रिहेंसिव वाले क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना चाहते हो, आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिए और ऐसे को बाद में कर सकते हो। ओके, Vivo V2117, आप अपना डाउट पूछ सकते हो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था, जैसे अभी आपने टेक्स्ट बुक का कहा था ना कि टेक्स्ट बुक का हम ले सकते हैं हाँ जी। उसका पास। एक्चुअली मेरे पास टेक्स्ट बुक का पास तो है, बट क्योंकि मैंने सुना है कि काफी ज्यादा स्मार्ट इतना अच्छा नहीं है टेक्स्ट बुक का। तो जी। मुझे ये पूछना था कि अब टेक्स्ट बुक के नहीं देने चाहिए टेस्ट, कि हमें मुझे स्मार्ट कीड़ा या किसी और से ओले बोर्ड वगैरह का ले लेना चाहिए, कि उसी के देना चाहिए। अच्छा, तो इसमें मैं जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मैं लॉकडाउन के टाइम से मतलब एग्जाम्स के लिए अपियर कर रहा हूँ, तो जो मैंने स्टार्टिंग में जो देखा था कि जो एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो टेक्स्ट बुक के ही आते हैं, एग्जैक्टली मैच करते हैं। तो अभी अगर आप बेसिक्स को क्लियर करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आप टेक्स्ट बुक के ही सोल्व करो, अदरवाइज आप डायरेक्टली एडवांस लेवल पे चल जाओगे तो आपको डिफिकल्ट भी लगेगा और सोल्व नहीं कर पाओगे। तो वो डिपेंड करता है आपके प्रिपरेशन लेवल पे कि आपको बेसिक्स क्लियर है कि नहीं है। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक के इनिशियली सोल्व कर लो, और जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं, आपको लगे कि हाँ अब मेरी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो गई है, उसके बाद फिर आप स्मार्ट कीड़ा के सोल्व कर सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि मेरा बैकग्राउंड उस तरीके का रहा है या मैथ्स और क्वांट में मेरी अच्छी पकड़ है, उस तरीके का बैकग्राउंड रहा है, तो आप डायरेक्टली स्मार्ट कीड़ा के सोल्व कर सकते हो।
ओके सर, एक्चुअली इतना मतलब अच्छा था नहीं क्योंकि मैंने एग्जाम्स दिए हैं पीछे, बट मेरा स्पीड में लैग करती हूँ, तो उस वजह से मेरा क्लियर नहीं हो पाता स्पीड में मैथ्स। इस पे क्वांट में ज्यादा होता है, रीजनिंग ठीक है बट क्वांट नहीं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू टेक्स्ट बुक ही बेटर है, ऐसे कि ऑल बोर्ड और सबके फ्री जो होते हैं मॉक्स, हम वो दे सकते हैं एज सच। तो अगर आपका ऐसा है तो इनिशियली मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप टेक्स्ट बुक के सोल्व कर लीजिए, या ओलिव बोर्ड वगैरह का आपके पास सब्सक्रिप्शन है, या आपके पास फ्री वाले टेस्ट अगर आप एक्सेस कर पा रहे हो तो इनिशियली उनको सोल्व कर लीजिए। लेकिन अल्टीमेटली आपको बाद में, फॉर एग्जांपल जैसे फरवरी के बाद मार्च में जब आप करोगे तो फिर स्मार्ट मतलब आप टाइम डिवाइड कर लेना कि आपको कितने दिन में किसके करना है। इनिशियली आप बेसिक्स को प्रैक्टिस कर लीजिए 15-20 दिन, उसके बाद स्मार्ट कीड़ा तो आपको सोल्व करना ही करना है, क्योंकि उस लेवल के क्वेश्चंस जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उस लेवल के क्वेश्चंस आपको वहीं पे मिलेंगे। और सर आशीष अरोरा सर की क्वांट चेकलिस्ट आती है, उसका ओके। लेवल उसका लेवल इतना अच्छा है, मतलब वो हर रोज आती है तो वो फिर भी ठीक होती है, बट उसका मुझे लेवल नहीं पता कि उसके आरबीआई के लिए है कि नहीं है। अब देखो उनका मैंने कभी देखा नहीं तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, ओके। वो आप देख लेना। ठीक है सर, और एक से आपने अभी अभी ईएसआई को कैसे प्रिपेयर करना है, जैसे अभी तो फाइनेंस वगैरह, ईएसआई और फाइनेंस इंटरलिंक्ड है। अब ईएसआई को हम बेसिकली इकोनॉमिक सर्विस से ही प्रिपेयर करें ना? नहीं नहीं, इकोनॉमिक सर्वे जस्ट एक पार्ट है ईएसआई की प्रिपरेशन का। एक्चुअली ईएसआई का जो सिलेबस है वो ओवरलैप करता है फाइनेंस से काफी हद तक। फॉर एग्जांपल बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये दो ऐसी चीजें हैं जो दोनों एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं, अगर आप रिमेम्बर रख पाओ तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप नोट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो फिस्कल पॉलिसी है वो दोनों पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस एज वेल एज ईएस। उसके बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई करता है वो भी दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्फ्लेशन टॉपिक दोनों पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक पॉलिसी सिंस 1991 वो भी दोनों पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, तो इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं वो आपको दोनों पेपर्स के लिए प्रिपेयर करने होंगे। उसके बाद ईएसआई का स्टैंड अलोन जो पार्ट है वो कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ गया आपका। तो इस तरीके की चीजें हैं, वो ओनली ईएसआई के लिए आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगी। तो इसके सोर्सेज काफी डाइवर्स हैं। आप पहले जो सिलेबस है उसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको प्रिपेयर कर लीजिए। अभी आपने कोई कोचिंग के नोट्स वगैरह परचेज कर रखे हैं? नो सर, क्योंकि सर मेरा बैकग्राउंड इसमें ही है ना, इकोनॉमिक्स में, जैसे कॉमर्स ओके। फील्ड से ही हूँ, तो मैंने बेसिक जो मेरी +2 की थी, प्लस मैंने बीकॉम इकोनॉमिक्स वगैरह में करी है, तो उसके ही नोट से प्रिपेयर किया है, क्योंकि मुझे बेसिक नॉलेज है तो मैंने उसका कोर्स नहीं लिया। ओके, तो ठीक है, उसकी जरूरत है भी नहीं अगर आपका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड रहा है तो। आई होप कि बेसिक्स आपके अच्छे ही होंगे क्योंकि इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड रहा है, और आपके सोर्सेज सफिशिएंट होंगे स्टैटिक पार्ट को रिवाइज करने के लिए। उसके बाद जब वही चीज आ जाती है कि आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, क्योंकि ईएसआई में स्टैटिक के क्वेश्चंस पूछे जाएं उसके चांस काफी कम है। तो आप करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा फोकस रखिए, स्टैटिक आपका हो जाए तो करंट अफेयर्स से उनको लिंक करना सीखो। तो आप बता सकते हो करंट अफेयर्स के लिए कौन से सोर्सेज आप फॉलो कर रहे हैं? सर अफेयर्स क्लाउड ही है। हाँ, तो डेली फॉलो करते हैं उसको? सर ऐसे तो डेली कोशिश करते हैं, बट मंथली मैगजीन है उसकी, डिटेल्ड पीडीएफ। तो ठीक है, आप उसमें से इकोनॉमिक्स आप अपना सिलेबस उठाओ, उसमें से मतलब टॉपिक्स को लिंक करना सीखो कि करंट अफेयर्स में जो जो न्यूज आ रही है, फॉर एग्जांपल वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रिलेटेड अगर कोई न्यूज आती है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई एडिटोरियल आ रहा है न्यूज़पेपर में, या फिर करंट अफेयर्स में आपको अफेयर्स क्लाउड में कोई न्यूज ऐसी दिख रही है, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई न्यूज आ गई, या एनवायरमेंटल इनिशिएटिव से कोई न्यूज आ गई, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी कोई इंडस्ट्री कहीं पे सेटअप कर रही है, गुजरात की कोई कंपनी सेटअप कर रही है, इस तरीके से मार्केट कहीं पे डेवलप हो रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड कोई न्यूज आ जाती है, तो इन चीजों को आप फोकस रखो। आपका अच्छा होगा क्योंकि इकोनॉमिक बैकग्राउंड से रहा है, तो आप करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लीजिए। ओके सर। और सर एक और चीज थी, जैसे मैंने मैनेजमेंट मतलब थोड़ा किया है, ऐसे प्रिपेयर नहीं किया, अगर मैं उसको फेज 1 के बाद थोड़ा जो टाइम होगा उसमें करूं, क्योंकि फेज 1 में मैनेजमेंट का तो कोई स्टैटिक क्वेश्चन नहीं आता जी। जितना मैं एनालाइज, क्योंकि उसको अगर बाद में भी करूं तो चल जाएगा कि आ सकता है कोई फेज 1 में भी, क्योंकि फेज 1 नहीं में फेज स्टैटिक क्वेश्चन सिर्फ ईएसआई या फाइनेंस का ही आता है। जी, मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आपको फेज 1 में अपियर तो नहीं होंगे, लेकिन
आप एक परसेंटेज में बता सकते हैं कि कितना पोर्शन आपने कवर कर लिया मैनेजमेंट का? सर एज सच तो कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन एथिक्स वाला पार्ट है ना, वो जी। वाला, और मोटिवेशन की थ्योरीज होगी। और ओके। जो मैनेजमेंट का जो बेसिक पोर्शन है वो तो मतलब बैकग्राउंड ही वही है, मास्टर्स भी कॉमर्स में है, तो इसीलिए इतना कोई वो है नहीं, मतलब वो ओबी एंड ऑल, पर्सनालिटी, मतलब ओवरऑल नॉलेज है बट प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं किया हुआ। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना कि फेज वन के बाद में आपको टाइम काफी कम मिलता है, हाँ क्योंकि जी, हाँ एक दो जी। वीक तो रिजल्ट आने में लग जाता है, उसके एक दो वीक में तो आपका एग्जाम हो ही जाता है। अगर आप पहले कर लेते तो अच्छा था, अभी भी कर सकते हो फेज वन के बाद, लेकिन ये थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको टाइम थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। यस सर, कर तभी सकते मैंने हो, कर पूछा कि सकते हो। क्या है। पहले कर लेते तो बेटर होता, लेकिन अब अगर नहीं हो पाया है तो फिर उस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं ना। तो आप कर सकते हो फेस वन के बाद, बस ये है कि थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ेगा, हो जाएगा क्योंकि उसका इतना लेंथी नहीं है सिलेबस, आप कम टाइम में भी उसको मैनेज कर लोगे। फेज वन में तो नहीं आएगा ना, मतलब एज सच, क्योंकि नहीं फेज नहीं वन में फेस मुझे। नहीं, फेस वन में उसके क्वेश्चंस नहीं है। ओके। और सर पीआईबी को फॉलो करना है एसी के साथ कि सिर्फ एसी ही ठीक है, एफएस क्लाउड? पीआईबी को आप सेलेक्टिवली फॉलो करो, फॉर एग्जांपल जैसे मिनिस्ट आप तीन चार मिनिस्ट्री नोट कर सकते हो: मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और तो इस तरीके की जो तीन चार जो मिनिस्ट्रीज हैं, उनके लिए आप रेफर कर सकते हो। बाकी पूरे जो डेली उस पर आर्टिकल्स आते हैं, 20-30 आर्टिकल डेली आते हैं, तो उनको आप फॉलो मत करना। अ, अगर पीआईबी को फॉलो भी कर रहे हो तो डेली मतलब चार पांच न्यूज देख लोगे तो काफी ठीक रहेगा, क्योंकि उसको पूरा करने बैठोगे तो पूरा दिन ही उसमें निकल जाएगा। जैसे मनीष सर का मतलब वो आती है यूट्यूब वीडियोस, वो बेटर है कि जैसे या तो अतुल सर की जो वो उनका टेलीग्राम चैनल है वो डालते रहते हैं उसमें, तो या तो वो फॉलो होता है या फिर वो पीआईबी की जो वीडियोस बेटर हैं? आपने देखे वीडियोस? हाँ जी सर, कुछ देखे पर वो फॉलो नहीं हो पाते क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता है। नहीं, आप बेटर है कि अतुल सर जो ग्रुप में जो लिंक हाँ शेयर जी, कर रहे हैं आप उन्हीं को फॉलो करो। क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो रहा है, वो कोप अप नहीं हो पा रहे। हाँ तो आप, तो जरूरी थोड़ी है कि आपको पूरा करना है। अगर 10 लिंक डाले गए तो आप 2-3 देख लो, 4-5 देख लो। ऐसा नहीं है कि अपने को पूरा करना है, आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से जिसमें आपको लगता है कि हाँ मेरा टाइम मैनेज हो पा रहा है या इतना हम कर पा रहे हैं, तो आपको उतना ही करना है। आप तो वही रेस्ट्रिक्ट करो अपने को थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि वहाँ 100 न्यूज डाल दी तो 100 न्यूज पढ़नी है, या फिर वीडियो तीन चार डाले जा रहे हैं तो हम पूरा देखें। आप एक वीडियो देख लीजिए और लिंक जो डाले जा रहे हैं उसमें से लिमिटेड फॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके। और सर कितने मंथ्स की करंट अफेयर, जैसे अब अगर दिसंबर से फॉलो करें मतलब प्रॉपर वाला चीज, नवंबर का ओवरव्यू और दिसंबर से प्रॉपर मंथली डिटेल्ड वाली बेटर रहेगा कि उससे पीछे भी जाना चाहिए अक्टूबर में? देखो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मैंने जो प्रिपरेशन करी थी, मैंने 4 मंथ्स की प्रिपरेशन करी थी। हाँ जी, उसके बाद जब दिसंबर। मेरे को थोड़ा सा, हाँ दिसंबर से आप कर लीजिए वो ठीक है। अगर उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप 2 मंथ्स का ओवरव्यू थोड़ा सा मतलब ब्रॉडली देख सकते हो, नवंबर और अक्टूबर का, लेकिन ओनली इफ टाइम परमिट्स, अदरवाइज फोर हाँ मंथ्स जी, का तो आपको एकदम अच्छे से डिटेल में करना है। उसके लिए शॉर्ट में द हिंदू रिव्यू जो है वो थोड़ा शॉर्ट होता है एज कम्पेयर टू अफेयर्स क्लाउड, हाँ तो वो बिल्कुल, ले आप सकते वो कर सकते हो और फिर उनके लिए एमसीक्यूज आप सोल्व कर सकते हो। हैं। ओके। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके। हेलो। यस। हाय शुभम। हाय नितिन, हाय। हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। शुभम, मेरी ना क्वेरी थी रिलेटेड टू बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। ओके। जैसे कि अभी इसी वीक बजट एंड लास्ट मंथ इकोनॉमिक सर्वे है, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फ्लडेड विद दिस डेटास एंड डॉक्यूमेंट्स स्प्रिल ओवर यस। whether YouTube or websites and maybe Telegram for that matter. So, from the exam point of view, जी। for phase one and phase two both, how to like cover holistically? कि as बजट के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो इम्पोर्टेंट हैं भी और नहीं भी, जी। तो उसको एक तो फिल्ट्रेशन मेथड, सेकेंडली उसमें से कौन सी मोर रेलेवेंट है जिसपे आप मतलब लाइक फेज टू के लिए भी प्रिपेयर कर सकें या और भी कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? तो आपने अभी तक क्या किया उनको लेकर के, मतलब कहाँ कौन से सोर्सेज से रीड किया है?
एक्चुअली मैंने अभी पीआईबी के थ्रू जो समरी आती है, जो ब्रॉड ओके। इन्फोग्राफिक्स आते हैं, जी। आई एम गो टू जस्ट ऑन दैट डेटा, मतलब उस डेटा को ही मैंने अभी तक एक्सप्लोर किया है। ठीक है। तो पहले तो आप उसी को मतलब 2-3 बार रीड कर लेना, जो समरी वाले लिंक्स। आई होप कि अगर इफ आई एम राइट, तो आपने जो समरी लिंक्स आते हैं उनको रेफर किया है, तो आप हाँ उन्हीं को मतलब बस। मतलब फुल बजट या सर्वे में जाने की बजाय या फिर किसी यूट्यूब का वीडियो देखने की बजाय आप उन्हीं को 2-3 बार पहले रीड कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक स्कीम्स जो भी मेंशन करी गई है, स्कीम्स यस। आप करंट, क्योंकि क्या है कि बजट और सर्वे करंट अफेयर्स में भी कवर होता है। तो आपने एक बार वो जी। समरीज पढ़ ली, उसके बाद जो करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो उसमें जो भी स्कीम्स आपको रिलेवेंट लगती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मिनिस्ट्री वाइज आपको देखना होगा, तो आप पहले उन स्कीम्स को कवर कर लेना। लाइक स्कीम्स जो भी मेंशन है बजट और सर्वे में, कि बजट में तो अगले साल में कौन सी स्कीम्स लॉन्च होने वाली है, जो भी फ्लेक्सिबल स्कीम्स टाइप आपको लगे कि, तो वो आपको कवर करनी है। और इकोनॉमिक सर्वे जो लास्ट ईयर में जो स्कीम्स न्यूज में रही है वो आपको कवर करनी है। उसके अलावा जो दूसरा जो पॉइंट मेरा है वो ये है कि आप एक ये अलोकेशन देख लेना कि कौन सी मिनिस्ट्री को कितना फंड अलोकेट हुआ है। वो आपको देखना जरूरी रहेगा कि कौन सी मिनिस्ट्री को कौन सा फंड अलोकेट हुआ। उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज वाला है, ट्रांसपोर्ट वाला है, वो इम्पोर्टेंट है। रेलवेज को कितना फंड अलोकेट हुआ है, डिफेंस को कितना फंड अलोकेट हुआ है, तो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज को कितना फंड अलोकेट हुआ है वो आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा आपको इसमें ये करना है कि एक जो डेटा ये रहता है अपना, मतलब जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस वगैरह कितनी करी गई है कि लास्ट ईयर में कितना ग्रोथ प्रोजेक्शन रहा, आने वाले टाइम में कितना ग्रोथ प्रोजेक्शन रहने वाला है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट का कोई डिस इन्वेस्टमेंट का प्लान है, मतलब बजट में उन्होंने डेफिनेटली अनाउंस किया होगा कि अगर वो किसी चीज को प्राइवेटाइज करने वाले हैं, या जो अपनी जो भी पीएसयूज हैं उनमें से किसी चीज को अगर वो डिस इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से स्कीम्स का देखना और फंड एलोकेशन का देखना, उसके बाद फिर वो आपको सिलेबस वाइज थोड़ा सा और फोकस करके देखना पड़ेगा। तो जो ये कवरेज आपने बताई, विल इट सफाइस फॉर फेज 2 ऑल्सो? यस। अगर आप लास्ट टू लास्ट ईयर देखें तो उन्होंने सीधा क्वेश्चंस मेंस में यही पूछा था कि आप बजट के 5 इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को, बस इतना पूछा था, तो आप वो लिख सकते थे। तो आप हाइलाइट्स पढ़िए, उसमें जो भी चीजें कवर होंगी आप, आई होप कि आप उससे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर। अगर हमारा क्या व्यू पॉइंट ये रहता है कि हम पूरा एकदम इन डेप्थ में करें, और उसके बाद कोई क्वेश्चन आए तो हम उसको अटेम्प्ट करें, तो इतना इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो आप बाय हार्ट उसको कर नहीं पाओगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो अटेम्प्ट नहीं हो रहा है तो फिर वो सभी से अटेम्प्ट नहीं होगा, आपसे नहीं, वो किसी से भी अटेम्प्ट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो ऊपर से आ रहा है, या फिर ब्रॉडली जो थीम्स या उससे रिलेटेड आ रहा है, फॉर एग्जांपल हाईलाइट से, फंड एलोकेशन से, स्कीम से आ रहा है, तो उसको आप सफिशिएंट, उसको आप कंफर्टेबली अटेम्प्ट कर पाओगे। शिव, मेरा एक क्वेश्चन और था रिगार्डिंग रिपोर्ट्स। या एज यू सीन आरबीआई कुछ कुछ टाइम में, यानी कुछ कुछ इंटरवल्स पे कुछ ना कोई रिपोर्ट पब्लिश करता है। जनरली कुछ रिपोर्ट ऐसी होती है जो एनुअली पब्लिश हो रही हैं, कुछ रिपोर्ट ऐसी होती है जो वो क्वार्टरली या हाफ ईयरली पब्लिश कर रहा है। तो जी। अगेन वो रिपोर्ट्स भी मतलब एक नंबर ऑफ सब्सटेंशियल होता है इन नंबर्स। करेक्ट। तो उसके लिए मतलब क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है? आप आरबीआई की बात कर रहे हैं? हाँ जी, आरबीआई वेबसाइट की पर्टिकुलरली, बजट का तो आपने ओके। जो आंसर दिया आई एम एग्री विद ओके, तो आरबीआई में ये करना है कि जो बाय मंथली पॉलिसी रिव्यू होता है दैट। यस। उनसे आप अपडेटेड पहले रहना। तो एग्जाम के टाइम अगर कोई बाय जो मंथली पॉलिसी रिव्यू, अगर मॉनेटरी पॉलिसी की कोई अगर मीटिंग हुई है, वो जो रिसेंट वाली, उसका तो आपको डाटा याद रखना ही रखना है, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हो जाता है। उसके बाद जो रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग आपकी क्वेरी है, तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो एनुअल रिपोर्ट जो आरबीआई की आती है, उसमें काफी अच्छा डाटा देके रखते हैं कि आरबीआई ने कितना सरप्लस अचीव किया है, गवर्नमेंट को वेज एंड मीन्स एडवांस कितना ट्रांसफर किया है। एनुअल रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक ओम्बुड्समैन रिलेटेड, अभी जो रिसेंटली अगर आप देखोगे व्हाट्स न्यू में, तो वहाँ पे ओम्बुड्समैन रिलेटेड जो डेटा दिया गया है, जो रिपोर्ट आरबीआई की आई है, वो आप देखो। एनुअल रिपोर्ट और ओम्बुड्समैन स्कीम से रिलेटेड, ओम्बुड्समैन जो इनका डिपार्टमेंट है वो भी एक रिपोर्ट रिलीज करता है। तो इन मेरे ओपिनियन में ये दो रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। ओके, थैंक यू शुभम, एंड गेट वेल सून। या एक्चुअली आई एम नॉट वेल। हाँ, आई कैन सी, मतलब आपकी आवाज से पता लग रहा है।
या और दूसरा मतलब एनुअल रिपोर्ट हो गई, ओम्बुड्समैन स्कीम्स में आपको वही जो रिपोर्ट होगी उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि बैंकिंग से रिलेटेड कितनी कंप्लेंट्स लॉन्च की गई है प्रीवियस ईयर में, या जो टाइम फेस वो रिपोर्ट कवर कर रही है, बैंकिंग को कितनी कंप्लेंट्स लॉन्च हुई है, नॉन बैंकिंग एंटिटीज को कितनी कंप्लेंट्स लॉन्च की गई है। और दूसरा डिजिटल वाली कंप्लेंट्स का नंबर काफी हाई रहता है, तो इन दो तीन चीजों का नंबर आपको याद कर लेना है। उसमें से कितनी कंप्लेंट्स को हम रिजोल्व कर पाए हैं, कितनी कंप्लेंट्स पे एक्शन दिया गया है, वो आपको देखना पड़ेगा। और तीसरी बैंकिंग रिपोर्ट ऑन बैंकिंग करके भी एक रिपोर्ट आती है कि बैंकिंग सेक्टर कैसा कर रहा है, कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी एक रिपोर्ट आती है। तो आप व्हाट्स न्यू में आ जाएंगे या फिर जो रिपोर्ट्स रिलीज होती है तो उनको ओरिजिनली आपको गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है कि आप ओरिजिनल रिपोर्ट को लेके बैठोगे, उनका हाईलाइट्स चलेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ओरिजिनल रिपोर्ट को ही रेफर करें, कोई पर्टिकुलर सेक्शन को आप रेफर कर सकते हो, बट उन रिपोर्ट्स का हाईलाइट जो भी करंट अफेयर्स में कवर हो रहा है या फिर किसी नोट्स में कवर हो रहा है तो वो सफिशियंट रहेगा एग्जाम के लिए। ओके शुभम, थैंक यू। ओके, कमेंट्स में पूछा है कि कैन यू प्लीज टेल कैन आई वियर पर्पल ब्लू शेडेड कोट एंड पैंट इन, प्लीज रेस्पॉन्ड। यस यू कैन वियर, नो इश्यू विद दैट। इतना हेजिटेट होने की या कोई रिजर्व इसके बारे में ओपिनियन रखने की जरूरत नहीं है, आप वियर कर सकते हो। एंड whoever is asking this query, best of luck for your SBI CBU interview. हेलो। हेलो सर। Yes Bharat, गुड इवनिंग सर। good evening. सर अभी आप अहमदाबाद ऑफिस में पोस्टेड है ना? हाँ जी। जी सर, आप कौन से डिपार्टमेंट है आप बता सकते हैं क्या? हाँ जी, मैंने डाला था मतलब सबके लिए, मैं तो इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था, मैं हाँ दोबारा हाँ। से शेयर कर देता हूँ। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि अलग अलग जो प्रैक्टिस फॉलो की गई, इस बार ये किया गया कि हमारे को आते ही पहले बोला गया फेमिलराइजेशन के लिए बोला गया था, तो इनिशियली डिपार्टमेंट किसी को एलोकेट नहीं हुए थे। फेमिलराइजेशन मतलब एवरी डिपार्टमेंट से आपको फेमिलियर होना है। तो हमारा वही 2 वीक्स तक वो फेमिलराइजेशन चला था, हमने सभी डिपार्टमेंट्स की वर्किंग को देखा कि किस तरीके से कैसे वर्किंग होती है आरबीआई में। उसके बाद अभी 1 फरवरी को फिर हमारे को डिपार्टमेंट अलोकेट हुए, तो जो मुझे डिपार्टमेंट अलोकेट हुआ, अगर आप सेंट्रल ऑफिस के हिसाब से देखोगे तो वो डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट जो डीसीएम होता है, वो उसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट। यहाँ पे उसको इशू डिपार्टमेंट, इशू और बैंकिंग इशू डिपार्टमेंट है, तो उसमें मेरी पोस्टिंग हुई है। ओके ओके। एक्चुअली अभी मैं एसबीआई में हूँ। आप मैं पिछली मीटिंग में भी आपसे बात किया था। ओके। तो हाँ, तब से सीजीएल का ही प्रिपरेशन चल रहा है मेरा। तो कैसा मतलब चल रही है आपकी प्रिपरेशन? अल्टीमेट अल्टीमेट तो सर आरबीआई में ही ज्वाइन करना है। ओके। पर अभी तो बीच में सीजीएल का भी मेंस है मेरा मार्च में। ओके। तो मॉक्स वगैरह चल रहा है देना। तो ठीक। एक्चुअली पर बहुत ऐसा कंफ्यूजन आ जाता है कि फिर से उधर स्विच करो, फिर आरबीआई प्रिपेयर करो। तो शायद ऐसा लगता है कि यहीं पे जेआईबी सीआईबी के साथ में आरबीआई प्रिपेयर करे तो वो एक लाइन में कोहेरेंस में बेटर रहेगा। तो ऐसा सोचना है मेरा। नहीं तो तो आप क्वांट और रीजनिंग जो प्रिपेयर कर रहे हो वो तो आपको हम्म आरबीआई में ऑफ कोर्स यूज आने वाली है, बस थोड़ा सा सीजीएल में एक्स्ट्रा वो ट्रिग्नोमेट्री और जो मेंसुरेशन वगैरह वो एक्स्ट्रा हो जाता है, बाकी चीजें तो वही हम्म। सेम है। और करंट अफेयर्स आप पढ़ने वाले हो, थोड़ा सा ये है कि आरबीआई में एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी से, तो आप हाँ हाँ। थोड़ा सा डिसाइड कर लो कि आपको किसकी तरफ इंक्लिनेशन करना है, क्योंकि दोनों की तरफ जाओगे तो फिर मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा वो बैकफायर हो जाएगा कि आप ना उधर कुछ कर पाओगे ना इधर कुछ कर पाओगे, तो एक माइंडसेट बना लो, दोनों में से चूज कर लो कि आपको क्या करना है। एग्जाम तो ऑफ कोर्स हम दे ही सकते हैं एक प्रिपरेशन से, इसका भी दे दिया उसका भी दे दिया। एग्जाम तो अगर हम्म मान लो 5 लाइन अप है तो पांचों एग्जाम्स के लिए हम मतलब अपियर हो सकते हैं, लेकिन वही रहता है कि फेज 1 हो गया, फेज 2 में रह गया, फेज 2 हो गया तो फिर इंटरव्यू में रह गए। तो आरबीआई ऐसा है कि आपको डिमांड करता है कि आप फुल्ली फोकस तरीके से इसके लिए प्रिपेयर करो। अगर आपका भी हम्म सीजीएल की प्रिपरेशन चल रही है तो आप उसको अच्छे से दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस चीज को थोड़ा सा माइंड से हटाओ, क्योंकि वो चीज अगर माइंड में चलती रहेगी तो आप उधर की प्रिपरेशन भी आपकी हैम्पर होती रहेगी।
हम्म। करेक्ट सर। थैंक यू। तो एग्जाम। थैंक यू सर। ओके ओके। कमेंट सेक्शन में ट्विंकल ने कमेंट किया है, हाउ इज द फीलिंग राइट नाउ आफ्टर वर्किंग इन आरबीआई 4 वीक्स। फीलिंग तो काफी अच्छी है, क्योंकि मैंने एसबीआई में एज ए असिस्टेंट 2 इयर्स वर्क किया है बिफोर ज्वाइनिंग आरबीआई एज वर्किंग एज असिस्टेंट। तो वहां से और यहाँ में जो मैं डिफरेंस देखता हूँ, काफी ज्यादा डिफरेंस है। और सच में आपको लगता है कि आप काफी अच्छी जगह पे हो। अब राइट नाउ आई एम द एम्प्लॉय ऑफ आरबीआई, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं भी शायद डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बिकॉज वी आर बाउंड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस। बट यस, काफी अच्छी फीलिंग है। आप मतलब अच्छी पोजीशन पोजीशन काफी अच्छी है, जो मैनेजर की पोस्ट है, काफी सीनियर पोस्ट मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप एज ए जूनियर काम कर रहे हो या आपको कोई अथॉरिटी नहीं है। ऑफ कोर्स यू हैव द अथॉरिटी एंड यू आर गिवन अ वेरी स्ट्रेटेजिक पोजीशन। काफी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। कमेंट्स में ही प्रभ का डाउट आया है, करंट अफेयर सोर्स। करंट अफेयर सोर्स में ब्रॉड लाइन आपको बता देता हूँ कि आपको डेली करंट अफेयर्स फॉलो करने हैं। इट कैन बी आइदर अड्डा 247 और क्लाउड अफेयर्स और अनुज जिंदल। इट कैन बी एनीवन, बट एक सोर्स को आप डेली फॉलो करिए एंड इट शुड बी फॉलोड बाय मंथली मंथली कंपाइलेशन। गाइस प्लीज होल्ड फॉर अ मिनट। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स। तो मैंने बताया कि आपको एक सोर्स डेली फॉलो करना है। अड्डा 247 या क्लाउड अफेयर्स कोई भी फॉलो कर सकते हो, और उसको फिर मंथली कंपाइलेशन से आपको रिवाइज करना है। तीसरी चीज आप कर सकते हो कि उसी सोर्स के आप एमसीक्यूज भी सोल्व कर सकते हो। तो ये तीन चीजें आपको करनी है। और अगर टाइम अलाउ करता है तो आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स वगैरह रीड कर लेते हो, तो वो भी काफी अच्छा रहेगा, स्पेशली ईएसआई के लिए, क्योंकि ईएसआई में डायनामिक क्वेश्चंस और एनालिटिकल स्किल्स डिमांड करती है। तो जब आप वो एडिटोरियल रीड करोगे तो आपको ईएसआई में भी काम आएगा, और काफी हद तक वो आपको इंग्लिश इंग्लिश का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसमें भी काम आने वाला है। पवन, यस यू कैन आस्क योर डाउट पवन। Oh, sir, good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, my question is regarding time management, sir. I meant to say, actually, in addition to RBI, I'm writing exam like IBPS, RRB, and SBA as well. Sir, ओके। but the thing is, let's say, like, when I'm preparing for IBPS, I'm not able to concentrate on the RBI preparation, sir. Like, for ओके। example, if you take the last year, like 2022, like after the IBPS prelims, generally will at that time we'll give marks everything, right? To get यस। to get the prelims. Then after prelims, immediately we get mains. And in mains also, for mains we used to revise like 4 months or to 5 months of GA, and we used to write IBPS mocks, PO mocks. And यस। after IBPS PO mains, immediately SBA PO came. Then immediately IBPS SBA PO mains came. So या if I या am concentrating on one exam, then I couldn't able to do justice to the actual, like, RBI exam, sir. So ओके। like how to manage any input kind of thing from you? इससे मैनेज तो ये है कि जो ओवरलैपिंग पार्ट है वो आप मतलब साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर सकते हो, लाइक रीजनिंग और क्वांट वहां पे भी आ रहा है, आपको आईबीपीएस के लिए भी करना पड़ रहा है। आई Yeah. होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इन हिंदी। Yes, sir. Yeah. हाँ, तो वो जो रीजनिंग और क्वांट वहाँ पे आ रहा है वो यहाँ पे भी आ रहा है, बस यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस लेवल का आपको करना पड़ेगा। थोड़ा Okay. सा एडवांस लेवल, लाइक जो पीओ लेवल के मेंस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल के आप प्रिपेयर कर लीजिए। दूसरा करंट अफेयर्स, वहाँ पे भी आपको मेंस के लिए प्रिपेयर तो करना ही है। Yeah. करंट अफेयर्स मतलब जीए के जो सोर्सेज, तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप अलग अलग प्रिपरेशन कर रहे हो। प्रिपरेशन सेम है, क्वांट वही रहने वाला है, रीजनिंग भी वही रहने वाला है, करंट अफेयर्स भी वही रहने वाला है, सब कुछ चीजें सेम है। थोड़ा सा आरबीआई में एडवांस लेवल की क्वांट और रीजनिंग सोल्व कर सकते हो, और करंट अफेयर्स के लिए रिवीजन अच्छे से कर लेना।
दूसरा, अगर आप आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल के टाइपिंग प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दो, तो वो ठीक रहेगा। बाकी मुझे इतना ज्यादा अलग अलग लगता नहीं है, खाली माइंडसेट की बात है कि आपके माइंड में क्या लगता है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अलग अलग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पर पैटर्न सेम है। बस हम्म। आरबीआई में आपको मेंस में डिस्क्रिप्टिव के लिए थोड़ा सा अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और जो मैनेजमेंट का पेपर है, अगर आपने नहीं किया है तो उसके लिए भी आपको एफर्ट थोड़ा सा करना पड़ेगा। Sir, actually, the main difference is coming regarding the current affairs and descriptive part, sir. Because, ओके। if you compare the IBPS PO mains current affairs paper and RBI current affairs paper is totally different, right, sir? I mean to say, like here, you have to read for RBI, you have to read from the trusted sources kind of thing. I mean to say, more डेफिनेटली। amount of importance should be given to most to RBI website or sorry, I mean to say government schemes यस। and those kind of thing. But for IBPS means it demands, but it won't demand that much kind of thing. So there the difference is coming, sir. For me, that's the problem. Actually, you are right, but if I go into the details, then it will be confusing for you. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको सोलेली आरबीआई के लिए करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है, तो वो एक कोचिंग जो स्पॉटलाइट आती है अनुज जिंदल की, Yeah. तो वो स्पेशली आरबीआई के लिए करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लाउड अफेयर्स या अड्डा पढ़ रहे हो, तो दोज करंट अफेयर्स आर एप्लीकेबल टू एवरी एग्जाम। यू कैन फॉलो दोज करंट अफेयर्स फॉर एनी एग्जाम लाइक आईबीपीएस, एसबीआई और एनीथिंग। बट जो अनुज जिंदल की स्पॉटलाइट आती है वो स्पेशली आरबीआई के एग्जाम को ध्यान में रख करके बनाई गई है। तो अगर आप उन एग्जाम से फ्री होकर आरबीआई के लिए जब आप टाइम डिवोट करो, तो वहां से आप उन करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हो, अगर आपको टाइम अलाउ करे तो। और दूसरा, एक तो करंट अफेयर्स का हो गया। करंट अफेयर्स आपको अगर स्पेशली आरबीआई के लिए पढ़ने हैं तो उसका सोर्स मैंने बता दिया है। और दूसरा, आपका जो डिस्क्रिप्टिव को लेकर के, डिस्क्रिप्टिव आपको आईबीपीसी या एसबीआई में ओनली वो इंग्लिश का एक पेपर होता है, लेकिन यहाँ पे तीनों पेपर में आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है। तो Yes, sir. टाइपिंग प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी, और मतलब क्वेश्चंस जो अपने सिलेबस से रिलेटेड है वो आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो आप डाइवर्ट मत करो, अगर आप उस उन एग्जाम्स के लिए अपियर हो रहे हो तो एक बार उनको अच्छे से दे लीजिए। Okay. Sir, and the second question is regarding descriptive, sir. I mean to say, sir, do you suggest, to make some ready-made questions kind of thing before exam itself for few static part? एक्चुअली दिस गोज वेल फॉर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज प्योरली स्टैटिक। तो अगर आप मैनेजमेंट के 10 से 15 क्वेश्चन अपियर करोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे सेम या मतलब क्वेश्चंस अपियर हो जाएगा। और अगर आप सिलेक्टेड क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो मोर और लेस सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन विल अपीयर इन द रियल एग्जाम। स्पेशली मैनेजमेंट में ऐसा हो जाएगा। फाइनेंस के लिए अगर आप सिलेक्टेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो तो ऐसा है कि उनके रिलेटेड या थोड़ा सा इधर उधर आजू बाजू से भी कुछ पूछा जाएगा। तो अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी है तो वो भी अटेम्प्ट कर लोगे। तो कहने का मतलब है, डिस्क्रिप्टिव की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फाइनेंस और मैनेजमेंट में तो आपको काफी हेल्प हो जाएगी। ईएसआई में ये है कि आप जो क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हो वो टाइपिंग के हिसाब से आपको हेल्प हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे ईएसआई में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो काफी डायनेमिक आते हैं। तो रेडीमेड क्वेश्चंस काम नहीं आएंगे। आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स या जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक को लेकर के, वही काम Sir, में but आएगी। रेडीमेड uh, क्वेश्चन। sir, sorry to interrupt. Sir, या I think is it better to to at least make the ready-made of some like few topics, like I mean to say international organizations or like poverty definition, those kind of stuff. I'm asking. यस यस, यू कैन प्रिपेयर दैट, डेफिनेटली इट विल बी यूजफुल, बिकॉज अगर आप प्रिपेयर करोगे तो हेल्प तो हो ही जाएगी। बट ईएसआई में ये है कि क्वेश्चंस हेल्प नहीं करेंगे। आप डेफिनेशन वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो, ऑफ कोर्स, जो आप इंट्रो लिख सकते हो, एक Yeah, कंक्लूजन yeah. वाली चीज आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने क्या किया था कि जो रिपोर्ट्स वगैरह थी उनका डाटा Yeah. मैंने सेपरेटली लिख लिया था। तो ईएसआई में Okay. जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी उनको मैं यूज करके डेफिनेशन वगैरह लिख के, और जो डाटा रिपोर्ट से लिया गया था, कहीं ना कहीं तो Yes. सब्सटेंट करना ही पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं किसी न Yes. किसी रिपोर्ट को जैसे फिट हो रही है तो मैं उसका डाटा वो बीच में मेंशन कर देता हूँ। रिपोर्ट्स का डाटा एक Okay. जगह आप लिख लेना और डेफिनेशन एक जगह लिख लेना, तो वो आपके लिए एक Okay. एड ऑन की तरह काम करेगा। Okay. Okay. Thank you, sir. या one person has commented Realme RM X3092, you have training from day after tomorrow. Yes, our training is scheduled from 6th of February। तो अभी कल हम लोगों को निकलना है, कल हम लोग पहुंच जाएंगे और फिर परसों से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, जो कि एमएटी नोएडा में शेड्यूल करी गई है। तो
इसमें ऐसा होता है कि पहले ये रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज चेन्नई में ट्रेनिंग होती थी, लेकिन वहाँ स्पेस कांस्टेंट होने की वजह से इसको 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। अब पहले क्या होता है कि पूरा बैच जो 236 पीपल का है वो उसकी ट्रेनिंग अभी 1 महीने होगी, और उसके बाद जैसे ही रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज चेन्नई में अवेलेबिलिटी होगी, उसके बाद फिर वहाँ पे बैचेज में ट्रेनिंग होगी, लाइक 50 50 60 60 के ग्रुप में। वो बाद में ट्रेनिंग होगी हमारी 1 2 महीने बाद में। हेलो, गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। सर मुझे गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड डाउट था। ओके। उसमें सर मुझे ये पूछना है कि गवर्नमेंट स्कीम में हम लोग को फ्लैगशिप जो स्कीम्स होती है उन पे फोकस करना चाहिए अभी, या फिर जो करंट स्कीम्स हैं उन पे अभी ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो नवंबर जो मंथ वाइज स्कीम्स आती हैं। फोकस तो आपको दोनों पे ही करना है। जो बेस्ट स्ट्रेटेजी वो ये है कि अभी जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है, हम्म इनमें जो भी स्कीम्स दी गई हैं, हम्म आप पहले उनको रीड कर लीजिए, क्योंकि हाई हम्म प्रोबेबिलिटी है कि अगर बजट या इकोनॉमिक सर्वे में कोई स्कीम्स आ गई तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब आप ये कर लें तो उसके बाद आप हम्म करंट अफेयर्स में जो न्यूज़ वगैरह, करंट अफेयर्स में जो भी न्यूज़ आ रही है उनको भी आप हम्म अच्छे से कर लीजिए। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे में जो मेंशन करी गई है पहले वो कर लीजिए, और जो करंट हम्म। अफेयर्स में आ रही है उनको आप डेली प्रिपेयर करते रहिए। ओके सर। और सर इसके अलावा अगर हम फेज 2 के करंट अफेयर्स की बात करें तो उसमें हम लोग को क्या और ऐड ऑन करना चाहिए? जैसे आपने बताया स्पॉटलाइट करनी है, उसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, और इसके अलावा और क्या हम लोग को ऐड करना चाहिए? रिपोर्ट और देखिए फेस इंडेक्सेस हो गए। यस यस, तो इसमें देखिए डिफरेंट कुछ नहीं करना है आपको। जो फेज 1 की प्रिपरेशन है फेज 2 में काम आने वाली है। फेज 2 में बस ये करना है कि आपको डिस्क्रिप्टिव का ध्यान रखना है। इसके आगे सर जो आप करंट जो करंट अफेयर्स। अफेयर्स, हाँ करंट अफेयर्स वही सेम रीडिंग काम आएगी आपकी। बस ये कि फेज 1 के बाद में जो 1 मंथ के और एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, और उसके बाद करंट अफेयर्स पे बेस्ड फाइनेंस और मैनेजमेंट में तो आप डिस्क्रिप्टिव जो स्टैटिक है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और ईएसआई में जो भी करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो कहने का मतलब ये फेज 1 के बाद में आपकी जो डिस्क्रिप्टिव को लेकर की जो प्रिपरेशन है वो मैटर करती ओके। है। ओके मतलब सर, करंट थैंक यू। अफेयर्स में आपको कुछ और अलग से नहीं करना है। ओके ओके, थैंक यू सर। या ओके, वन डाउट इज कमिंग कि नोट मेकिंग आल्सो ऑफ करंट अफेयर्स ड्रिल। तो देखो ये वही फिर डिपेंड करता है आपके प्रिपरेशन लेवल पे, क्योंकि अगर आप डेली नोट्स बनाने बैठोगे करंट अफेयर्स के तो 4 महीने के कितने नोट्स हो जाएंगे, उसको तो रिवाइज करना काफी मतलब टास्क वाला काम हो जाएगा। तो मैं, आप करंट अफेयर्स को इस तरीके से रीड करिए कि मैक्सिमम तो आपको याद रह जाए। अगर याद नहीं रहता है ऑफ कोर्स वहीं पे रिवीजन काम आने वाला है। रिवीजन कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया था कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग डिटेल नोट्स कि करंट अफेयर्स के मैं डेली के 3 4 पेज के नोट्स बना रहा हूँ, मैं खाली सिंगल साइडेड नोट्स बनाता था। मतलब चाहे करंट अफेयर्स में 20 टॉपिक आ रहे हैं या 50 टॉपिक आ रहे हैं, इट वाज नॉट मैटर टू मी। मुझे खाली ये फोकस रहता था कि मैं एक सिंगल साइड पेज के नोट्स बनाऊं, तो उसको मैं रिवाइज कर लेता था। उसके बाद मतलब सेम डे रिवाइज कर लेता था सोने से पहले, या फिर नेक्स्ट डे भी मैं उसको रिवाइज कर लेता था। उसके बाद फिर मंथली कंपाइलेशन से ऑफ कोर्स आपका रिवीजन हो ही जाता है। तो नोट मेकिंग विल टेक टाइम ऑल्सो, एंड अगर आप डिटेल में बनाते हो तो वो मतलब काफी बल्कि हो जाता है रिवीजन के लिए। तो नोट मेकिंग में मतलब डिटेल नोट मेकिंग में सजेस्ट नहीं करूंगा। आप अगर नोट भी बना रहे हो तो इस तरीके से करो कि आप उससे रिवाइज कर पा रहे हो। यस यस। आप, हाँ जी पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग सर, मानसी बोल रही हूँ मैं। जी गुड सर इवनिंग। एक्चुअली मैंने आपका सेशन अभी हार्डली 10 मिनट पहले ही ज्वाइन किया, तो काफी कुछ ओके छूट ओके, गया है। कोई सर बात मुझे नहीं, इसकी आपसे, रिकॉर्डिंग शेयर करी जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। ओके सर, मेरा एक छोटा सा डाउट था कि हम लोग जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जैसे आपने बताया कि स्पॉटलाइट प्रेफर करो, बट मैं जी अफेयर्स क्लाउड से ही पढ़ रही हूँ। एंड डेली पीआईपी का जो डेली की जो वेबसाइट होती है सर, मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, एंड आई मेक श्योर कि मैं प्रिंट आउट निकालूं
एंड प्रिंट ओके। आउट में जो भी इम्पोर्टेंट होता है वो मैं हाईलाइट कर लेती हूँ। बिकॉज जी। सर मेरा कैसा है ना, मेरा लास्ट ईयर आईबीपीएस एसओ मेंस जो है वो 0.25 से रह गया था। सो आई ओके। वाज सो डिप्रेस्ड कि यार इतने कम मार्क्स से रह गया, तो फिर इस बार से मैंने अपना पूरा 100% दिया। तो आईबीपीएस पीओ भी सर मेरा 3-4 मार्क्स से रह गया है। तो मुझे ऐसा ओके। लगा था कि नहीं, आईबीपीएस मतलब जो अभी बैंकिंग की एग्जाम है स्टार्टिंग में, उस पे मैं फोकस करती हूँ। तो आरबीआई के लिए इतना नहीं हो पाया मेरा प्रिपरेशन। तो अभी तो अगर हम ये सोच के चलते हैं कि अप्रैल में ही एग्जाम है, जी। तो 2 महीने के हिसाब से तो सर मैं अभी लिटरली प्रिंट आउट निकाल के ही उसमें हाईलाइट कर रही हूँ। एंड मैं मेक श्योर करती हूँ कि रात को सोने से पहले जितना भी हाईलाइट किया एक बार रिवीजन कर लो। जी। जी सर, लेकिन अफेयर्स क्लाउड का रोज 23 पेजेस पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो सर मेरा सिर्फ इंटेंशन होता है कि मैं नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, इकोनॉमिक की न्यूज़ और बैंकिंग की न्यूज़ को ही कवर करूं। और अपॉइंटमेंट्स में जो इम्पोर्टेंट लगता है, जैसे कोई एमडी सीईओ बने हैं, किसी बैंक के हैं, या फिर किसी का एक्सटेंशन हो गया है, या और अवार्ड्स में भी कुछ गिने चुने अवार्ड्स मतलब जो लगते हैं इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिखे हैं पेज में, साइड बाय ओके। साइड, जो जो इम्पोर्टेंट लगता है, हर सारे नहीं। और डे भी मुझे जो लगता है कि नहीं यार ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मैंने नोट किया है। और ओके। ऑब्ituaries तो सब मैं पढ़ती ही नहीं हूँ क्योंकि मेरे को याद ही नहीं होता है। और ओके। डेज भी इतना नहीं होता, तो मैंने ये पार्ट थोड़ा छोड़ा है। लाइक क्योंकि सर मैंने एग्जाम्स भी दिए आईबीपीएस पीओ मेंस वगैरह के, एक आधा क्वेश्चन आया तो आया, नहीं तो नहीं आते सर। तो मेरा आपसे बिल्कुल। ये पूछना है कि अगर ये पोर्शन छोड़ दे तो चलेगा क्या? बिल्कुल, देखिए, एक तो सबसे पहले मैं सबके लिए डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि जो मैंने स्पॉटलाइट का बताया, वो हम्म। पर्टिकुलरली जो पवन ने क्वेश्चन पूछा था कि वो हम्म। आईबीपीएस के लिए अपीयर हो रहे हैं और एसबीआई वगैरह के लिए अपीयर हो रहे हैं, तो उनको ओवरलैपिंग सा लग रहा था। तो वो जानना चाह रहे थे कि खाली आरबीआई के लिए कौन सा पढ़ सकते हैं, तो ये एक सजेशन था। तो आप इसको ओके। मैंडेटरी या हार्ड एंड फास्ट कोई भी मान के मत चलिए कि स्पॉटलाइट पढ़ना ही पढ़ना है। ओके। बस ये बताया गया था कि वो आरबीआई को ध्यान में रख करके बनाई गई है। तो सबके अपने सोर्सेज होते हैं। अफेयर्स क्लाउड अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसी सोर्स पे आप हम्म। स्टिक, वो सफिशिएंट है, एग्जाम की डिमांड को मीट करता है। अफेयर्स क्लाउड विल मीट द डिमांड ऑफ द एग्जाम। और उसके बाद हम आते हैं आपकी जो मतलब मेन क्वेरी थी, इंटरनेशनल, नेशनल, फाइनेंस, जी स्टेट जी। की न्यूज को करने के बाद वो बाकी जी जो सर। मिसेलेनियस न्यूज वगैरह आती है वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो उस पर जी आपका जी। जो पॉइंट है बिल्कुल सही है कि हार्डली 1 और 2 क्वेश्चन विल अपीयर फ्रॉम दोस थिंग्स। और स्टिल मेरा जो एक्सपीरियंस है 2 साल का, वो ये कहता है कि आप उन चीजों को कितना भी पढ़ लीजिए, कितने भी अवार्ड्स पढ़ लो, कितने भी और भी चीजें आप पढ़ लीजिए, तो अगर क्वेश्चन आना होगा तो वो ऐसा आएगा कि आप आंसर नहीं कर पाओगे उसको। तो बेटर एग्जैक्टली। फोकस एक तो बेटर फोकस ये कि हम उस 1 मार्क के पीछे जाने की बजाय नेशनल या इंटरनेशनल और फाइनेंस पे फोकस करें कि वहां से अगर 4-5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम वो 1 मार्क्स वहां से वो ऑटोमेटिकली अपने आप कवर हो जाएगा। ओके सर। ओके तो सर। बस मन और में थोड़ा सा हाँ। कॉन्फिडेंस रखिए कि अगर उनको ओके। हम छोड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई 5-10 नंबर का पोर्शन छोड़ दिया। हार्डली 1 और 2 मार्क्स का आप छोड़ोगे, बेटर है कि आप जी जी। दूसरी चीजों को रिवाइज करोगे तो वहां से वो 1-2 नंबर आपके ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। जी सर। ओके सर, क्योंकि अभी आईबीपीएस एसओ का एग्जाम्स तो हो चुका है हम लोगों का, 29 जनवरी को कंप्लीट हो गया है। तो मैंने अभी ओके। पूरा फुल डेडिकेट। हेलो जी। जी। सर, अभी तो हम लोगों का एसओ का जो मेंस का एग्जाम था वो 29 जनवरी को था। जी। सो लाइक हाँ, वो डन हो चुका है। और मैंने बाकी और कोई फॉर्म्स अभी भरे नहीं है, लाइक एलआईसीएओ का भरा है। लेकिन मेरा टारगेट तो सर आरबीआई ही है, अगर मैं आपसे बोलूँ तो अभी पूरा फोकस सिर्फ अभी 2 महीना सिर्फ आरबीआई के एग्जाम्स के लिए ही है। लेकिन मेरे को ना थोड़ा टेंशन भी होने लगता है कि यार अपना तो डिस्क्रिप्टिव भी कुछ भी नहीं हुआ है। ओके। इवन तो सर पढ़ना तो हो रहा है, नो डाउट, प्रिंट आउट निकालो, हाईलाइट करो, एक रीडिंग तो मेरा हो रहा है। लेकिन उसको सर मतलब इतना सारा डेटा को सब मतलब पढ़ो, याद करो और रिकलेक्ट करो, वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट जा रहा है। ओके। तो मुझे थोड़ा उसमें आप थोड़ा गाइडेंस दे दो कि कैसा मतलब होना चाहिए, लाइक अभी 2 महीने के हिसाब से। सबसे पहले तो आपने जो एग्जाम दिया उसके लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच सर। उसके बाद जो आने वाला आरबीआई का एग्जाम है हम्म। फरवरी मार्च, तो इट विल बी शेड्यूल इन अप्रैल मोस्ट प्रोबेबली। जी notification will be out like at the end of this month or most probably in the month of March। तो जी। अप्रैल में ये एग्जाम होगा। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि एक तो डाउट में नहीं रहना है।
कि कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव की जैसे आप बात कर रहे हो, इवन माई जी सेल्फ आई वाज वर्किंग इन एसबीआई असिस्टेंट, बट जब डिस्क्रिप्टिव जी की बात आती है तो मैं बिना देखे टाइप नहीं कर पाता हूँ, मुझे कीबोर्ड देख के टाइप करना पड़ता है। जी और सर। मेरी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स काफी होती हैं, बैक स्पेस को भी मुझे यूज करना पड़ता है, और मैं हम्म 20 वर्ड्स पर मिनट से ज्यादा मैं भी टाइप नहीं कर पाता हूँ। तो ये डाउट बिल्कुल नहीं रखना है कि नहीं होगा, आप कर सकते हो, आप चाहे स्लो टाइप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कि एक कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आप डिस्क्रिप्टिव को नेग्लेक्ट मत करना, बिल्कुल भी ओके नेग्लेक्ट नहीं करना है। आप भले ही एक क्वेश्चन टाइप करो, 2 दिन में एक क्वेश्चन टाइप करो, 3 दिन में एक क्वेश्चन टाइप करो, पर करना है आपको। ये नहीं कि कर ओके लेंगे फेस 1 के बाद में कर लेंगे, ये वाली अप्रोच नहीं चलेगी, वरना फिर वही जी होगा कि फेस 1 हो गया, फेस 2 क्लियर नहीं हो रहा है, वो वाली सिचुएशन आए। उससे एग्जैक्टली अच्छा है कि आप अभी से थोड़ा सा, मतलब इतना बहुत हार्ड आपको पुश इतना ज्यादा नहीं करना है कि आप बर्डन लेके चल पाओ। मेरे कहने का मतलब है 1-2 दिन में एक क्वेश्चन टाइप करते रहिए, तो ओके सर। डिस्क्रिप्टिव दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। और करंट अफेयर्स के सोर्स आप फॉलो कर ही रहे हो तो। जी सर एक्चुअली लास्ट ईयर सेबी का एग्जाम भी दिया था मैंने, तो मेरा ओके फाइनेंस और मैनेजमेंट जो है वो कवर हो चुका है। इवन तो मेरा मेंस जो है वो, फिर मेरा आपको मैंने वही बताया कि मेरा प्रीलिम्स भी 0.50 से रह गया था। ओके ओवरऑल मैं 80 प्लस कुछ 85 80 87 पॉइंट समथिंग था, जिसमें 80 तुमको कट ऑफ लाना पड़ता है। सेबी की एग्जाम पैटर्न होता है वो 200 में से आपको 80 मिनिमम लाना है। एंड यस यस, ओवरऑल हाँ आई तो एक्चुअली आई हैव आल्सो अपीयर्ड फॉर मेंस ऑफ सेबी। जी सर, तो वो बहुत मेरे को, वो भी मेरे को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था कि यार 0.50 से कितना गंदा फेलियर है सर। तो नहीं मेरा नहीं सिर्फ ऐसा कुछ फाइनेंस नहीं है। सर, अभी लेकिन अगर यहाँ इसमें जितने भी एस्पिरेंट्स जो ऑनलाइन ज्वाइन हुए हैं, अगर सब अपना बताने बैठेंगे तो सबके सिमिलर एक्सपीरियंस है। तो आप इंडिविजुअली खुद पे मत लीजिए कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। अभी मैं बताने बैठूंगा तो मेरे पास भी ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं, तो इस चीज को इतना ठीक है बुरा लगता है ऑफ कोर्स एज एन एस्पिरेंट, हाँ जब हम एग्जाम में अपीयर होते हैं और जब इतने कम मार्क्स से सिलेक्शन रुक जाता है या फिर प्रीलिम्स हमारा रह जाता है, तो ऑफ कोर्स वो अच्छी जी फीलिंग नहीं रहती है। लेकिन जी आपको ट्राई करना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन कि नेक्स्ट टाइम आपको अपीयर करना है। रह गए तो फिर अगले साल फिर ट्राई करना है, नहीं क्योंकि सर, अभी मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं और एक साल नेक्स्ट ईयर के लिए और एक साल का फिर से जीए पढ़ूं। अभी लगे हाथ लग रहा है ना, जोरदार लगी हो सर में, वो एक है। okay then और give your 100% in these 2 months. हाँ सर, मतलब मेरा फाइनेंस और मैनेजमेंट कहीं ना कहीं है सर। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। Okay, then वो you दो should be सब्जेक्ट confident ना, you should be हाँ सर, confident. बट मेरे को डिस्क्रिप्टिव का ही थोड़ा टेंशन हो रहा है, क्योंकि टाइपिंग मैंने अभी तक की शुरुआत नहीं की है सर। क्योंकि मेरा एसओ हाँ का तो मेंस था ना, तो उस चक्कर में सर मैंने पूरा जनवरी जो है पूरा एसओ को मेंस में ही फोकस किया था। ओके ऐसा हो गया, तो मैं अभी सोच रही हूँ कि अभी और समय फुल टाइम मतलब प्रिपरेशन ही कर रही हूँ। मैंने कहीं जॉब वगैरह प्राइवेट वगैरह भी नहीं लिया है, तो वो एक ओके प्लस पॉइंट है। तो हाफ डे सर मैं इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग जीए करती हूँ, और हाफ डे सर फिर बाकी रिपोर्ट्स वगैरह देखती हूँ, कौन से रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। एंड सर मेरे पास एडुटैब का मटेरियल है, तो उसमें भी इतना सर लोग भर भर के देते हैं, जरूरत भी नहीं रहती उसमें भी। सर फिर छांटना शुरू किया है मैंने कि क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं है। मेरे को 2 सजेशन इंपॉर्टेंट आपके लिए कम शब्दों में मेरे पास है कि एक तो एडुटेप को सिलेक्टिवली रीड करना है आपको, क्योंकि ओके इतना रिक्वायरमेंट नहीं है एग्जाम की जो उन्होंने दिया हुआ जी है। जी ऐसा नहीं है कि हमारा मतलब इफ वी हैव इन्वेस्टेड द मनी तो हमको पूरा पढ़ना है, हमें ओनली एग्जाम के डिमांड को फुलफिल करना है। दूसरा मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके सिलेक्शन के लिए एडवाइस है वो ये है कि आप डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल जस्ट मेक श्योर दैट यू राइट वन आंसर बिफोर यू गो टू द बेड टुडे, ओके so ओके that will सर। give you confidence, believe me, that will give you confidence definitely. ठीक है सर, फाइन। ओके, थैंक Okay, यू सो मच सर, थैंक यू। yeah, सर okay, एक लास्ट आपसे रिक्वेस्ट थी। sure, जैसे मतलब टाइम मिल जाता आपको तो आप प्लीज एक, लाइक अभी तो हम लोगों के एग्जाम्स अप्रोच मतलब अप्रैल मई में हो सकते हैं, अगर जी, नोटिफिकेशन टाइम पे आए तो सर okay, एटलीस्ट 15 डेज में एक सेशन ले लीजिए आप प्लीज। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर लाइक जैसे आज हुआ तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट सैटरडे या फिर संडे जो भी आपको टाइम मिलेगा, थोड़ा सा okay, टाइम, आधा घंटा भी सर चलेगा। जैसे अभी 9:30 बजे आपने या 9 बजे आपने टेक्स्ट किया था कि इतने इतने बजे सेशन है, थोड़ा आप पहले बता दो 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे तक की कितने तो बजे सेशन है, और आधे घंटे का, इससे ज्यादा नहीं। सो कुछ देखो और भी डाउट्स होंगे तो हम क्लियर कर yeah, पाएंगे even I आपसे। also wanted to conduct session for you people, but क्या है कि अभी नई नई ज्वाइनिंग है, नई नई फीलिंग जी है, जी और फिर अभी ट्रेनिंग शेड्यूल है हमारी, तो ओके मैं ओके भी इस सर। फेस को काफी एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि
काफी पापड़ बेले हैं हमने भी, तो एग्जैक्टली सर, कहने का आई मतलब है कैन कि अंडरस्टैंड। काफी कुछ चीजें देखी हैं, बट या टू आई एग्री विथ यू, आई विल ट्राई कि 15 डेज में एक सेशन रखा जाए। जी सर, ओके, ठीक, ओके, आई थैंक विल यू सो मच आई सर। विल ट्राई माय बेस्ट। ओके सर, थैंक यू सो मच, You're थैंक यू। welcome. Welcome.